नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया के जाने माने आइकॉन दीपक चौरसिया। दीपक जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। इंदौर में आप एक भाषण देने आए, मोटिवेशनल स्पीच देने आए, ये आइडिया कैसे आया आपको? दरअसल मैं भी इसी इलाके से निकला हुआ हूँ। मैं भी इसी मिट्टी में पला बड़ा हूँ, खेला हूँ, कंचे खेली हैं, गुल्ली डंडा खेला है, गोलियां खेली हैं जी, सब कुछ किया है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान कामयाबी चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो जीवन में कहीं पहुंचे, लेकिन जो बेसिक दिक्कत होती है इंसान की इस इंफॉर्मेशन के युग में भी कि उसका गाइडिंग का मार्ग क्या हो, किस तरह से वो अपने उस एम तक पहुंचे, किस तरह से अपने लक्ष्य तक पहुंचे। एक छोटी सी कोशिश थी कि जो लोग मुझे सुनने आए या जो उसमें काफ़ी जर्नलिज्म के स्टूडेंट थे, काफ़ी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के थे, मैं उनको बताना चाहता था कि दुनिया के लोगों ने जो मुकाम हासिल किया, चाहे वो धीरू भाई अंबानी रहे हों, चाहे वो बराक ओबामा रहे हों, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देकर मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि अगर आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रास्ता बनना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा कि रास्ते में किस तरह की दिक्कतें हैं, और जब तक आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। आपके रास्ते में क्या दिक्कतें थी और कैसे आप मंजिल तक पहुंचे? क्योंकि आज मीडिया का हर विद्यार्थी, हर छात्र दीपक चौरसिया बनना चाहता है, तो ऐसा क्या, कैसे आप पहुंच गए इस कामयाबी? दरअसल इस कामयाबी के पीछे आप भी गांव में पले बढ़े, होलकर साइंस कॉलेज में पढ़े, संध्या लोक स्वामी से आपने शुरुआत की और उस मुकाम तक पहुंचे, तो क्या कुछ प्रेरणादायी बात हमारे दर्शकों के लिए हो जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान अगर किसी कामयाबी तक पहुंच ना पाए तो उसके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। जैसे विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में कहा था कि अगर किसी को कामयाब बनना है तो फिल्म के लिए 3 बातें चाहिए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मेरा ये कहना है कि अगर आपको किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल होना है, जर्नलिज्म में सक्सेसफुल होना है, तो जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। अगर इस 3 चीज़ को आप गांठ बांध लेंगे और कठिन परिश्रम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी चीज़ मुश्किल है, और शायद मैंने उसी का सहारा लिया। लेकिन सिर्फ मेहनत से तो काम नहीं चलता, एक रणनीति चाहिए उसके लिए। तो आपकी रणनीति क्या रही? बड़ा सिंपल सा रहा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। आपने बात करी कि मैं संध्या लोक स्वामी क्यों ज्वाइन किया। संध्या लोक स्वामी मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ के निकलने के बाद मुझे किसी भी नेशनल अखबार में थोड़ी सी कोशिश करने पर एक सब एडिटर की नौकरी मिल जाती, एक कॉपी राइटर की नौकरी मिल जाती, लेकिन मैं रिपोर्टिंग करना चाहता था। तो अगर छोटी जगहों पर आप ये कोशिश करें तो छोटी जगहों पर आपके पास रिपोर्टिंग के अवसर बहुत होते हैं। मैंने उस अवसर को एक इंदौर के छोटे से इवनिंग घर, तब वो शुरू ही हुआ था, उसमें भुनाया। मध्य प्रदेश के इलेक्शंस थे उस वक्त। मैं मध्य प्रदेश के इलेक्शंस के वक्त टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन होते थे। आपको पता है इंदौर कितना राजनीतिक शहर है, हर आदमी जानना चाहता है कि हमारे नेताजी को टिकट नहीं मिला। यहाँ पर कार्यकर्ता कम है, नेता ज्यादा है, आपको पता है इंदौर शहर के बारे में। तो उसी आपादों में हमने कई सारी ऐसी स्टोरी करी जो स्टैब्लिश हुई। जब वो स्टैब्लिश हुई तो मुझे नव भारत अखबार ने अप्रोच किया कि आप हमारे लिए काम करिए। फिर उसके बाद नव भारत को छोड़ के मेरा मन हुआ कि मैं टेलीविजन में काम करूं, तो मैंने टीवी टुडे नेटवर्क ज्वाइन किया। और उसी दिन हमको ये आइडिया आया कि क्यों ना हम एक हिंदी की न्यूज़ शुरू करें, और तब 17 जुलाई 1995 को आज तक की शुरुआत हुई। और तब से वो एक टेलीविजन का न्यूज़ प्रोग्राम बना जो डीडी मेट्रो पर आता था 20 मिनट का, जो बाद में जाकर न्यूज़ चैनल में बदला। जी हाँ, उसके पीछे प्लानिंग थी, उसके पीछे स्ट्रैटेजी थी, उसके पीछे मेहनत थी, और उसके पीछे एक फोकस्ड असेसमेंट था कि अगर आपको ये करना है तो शॉर्ट टर्म्स गोल बनाए कि भाई 2 साल में मुझे 25 नेताओं के साथ दोस्ती करनी है, 25 नेताओं से इस तरह के रिश्ते करने हैं कि ये मुझे खबर दे सके, क्योंकि एक पत्रकार के लिए सबसे जरूरी होते हैं उसके सूत्र, उसके सोर्स। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप काम किया और स्टेप बाय स्टेप ही पहुंचा कि आज कांग्रेस के नेताओं से मिलना है, कल बीजेपी के नेताओं से मिलना है, परसों जनता दल के नेताओं से मिलना है। और मेरे ख्याल से वो मेहनत जो ओवर द ईयर्स काम आई, तो एक कॉम्प्रहेंसिव दिखता है। जब मैं पॉलिटिक्स सब कुछ कर चुका तो मुझे लगा बॉलीवुड में इंटरेस्ट पड़ा, तो मुझे लगा कि अब बॉलीवुड के हीरो को पकड़ना चाहिए, हीरोइन को पकड़ना चाहिए, सलमान को पकड़ना चाहिए, कैटरीना को पकड़ना चाहिए। सुंदर चेहरे हैं, टेलीविजन पे लोग देखना पसंद करते हैं। तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के योजना ये थी कि IIMC से डिग्री लेने के बाद डेस्क पे नहीं जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो फोकस था कि डेस्क पे मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि उस वक्त चलन ये होता था कि हिंदी के पत्रकार ज्यादातर अनुवाद करते थे। वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ छप गया है, टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ छप गया है, इंडियन एक्सप्रेस में कुछ छप गया है। मुझे ट्रांसलेशन आता था, मुझे अंग्रेजी भी आती थी, ठीक ठाक हिंदी भी आती थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने तय किया कि मैं इस भेड़ चाल में नहीं फंसूंगा। जो वर्चुअल वॉइस का टैगलाइन है ना, भेड़ चाल में मत फंसो, दिल की सुनो। तो मैंने अपने दिल की सुनी। हालांकि दिल ने ये भी नहीं कहा था कि माधुरी दीक्षित से शादी कर लो, लेकिन दिल की जब सुनी तो उसके लिए तय किया कि उसको पाने का जरिया क्या हो सकता है। बीच में क्या क्या रुकावटें आई? आप
एक चैनल से दूसरे चैनल में, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल में, ऊपर नीचे सब होता रहा, लेकिन दीपक चौरसिया का ब्रांड बना रहा। तो इसका क्या राज है? आई थिंक इसके पीछे दो चीजें नहीं, एक तो कंसिस्टेंसी, जिस कंसिस्टेंसी के साथ मैं काम करता रहा, मैंने कोशिश की कि दुनिया के जितने बड़े असाइनमेंट हो उसमें ऑन फील्ड प्रकट हूँ मैं। करगिल वॉर से शुरुआत हुई, 1995 के बाद जितने जनरल इलेक्शंस हुए हैं मैंने लगभग सभी लाइव कवर किए हैं, सभी की कवरिंग की है, चाहे वो 9/11 का अमेरिका का हमला हो, चाहे 7/7 की लंदन की बमिंग हो, चाहे 13 दिसंबर को पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे छोटा राजन का बैंकॉक का इनकाउंटर शूटिंग हो, चाहे PV नरसिम्हा राव के ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हो, 36 लोगों पर मैंने स्टोरी खींची जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, चाहे देवेगौड़ा का हिंदी सीखना हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी का उनके कुत्ते के लिए प्रेम हो। मैंने डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट नजरिए से पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस को पेश करने की कोशिश की। और मुझे लगता है, मैं आज भी जाता हूं तो लोग एक स्टोरी पूछते हैं कि संसद में दाल रोटी कितने की मिलती है। 15 पैसे में थाली मिलती थी 1995 में, हमने उस पर स्टोरी करी थी। और कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको 20 साल बाद भी याद करते हैं। तो कोशिश इंसान की ये होनी चाहिए कि आप वहां पर चोट करें आदमी के दिमाग में वेयर इट हिट द मोस्ट, और वही करने की कोशिश की। यानी देश में, दुनिया में कहीं भी कोई सबसे बड़ी खबर हो जो टीवी पर आने वाली हो, उसमें आप नजर आए। हाँ, मैं पहुंच जाता हूँ। चाहे खली से कुश्ती हो, चाहे नाटकीयता, ये फूट क्यों डालना पड़ा? खली से कुश्ती लड़ना, ये सब क्यों करना पड़ता? देखिए, अगर मैं एक रटी रटाई तरीके से काम करूंगा, एक कन्वेंशनल तरीके से काम करूंगा, सामने एक सोफा रख दूंगा, सवाल पूछता रहूंगा, तो आप भी बोर हो जाएंगे। घर में दाल रोटी खा के आप भी बोर हो जाते हैं, घर में दाल चावल खा के आप भी बोर हो जाते हैं। आपको लगता है कि आज रेस्टोरेंट में मैं खाना खा के आऊं। तो उसी तरह से खबर भी है, खबर को भी आपको मनोरंजक और रोचक तरीके से पेश करना पड़ता है, और उसी के तरीके हमने निकालने की कोशिश की। चाहे वो खली का उस तरह का इंटरव्यू हो जो हमने देखा, चाहे राखी सावंत के साथ बकबक हो जिसके बारे में लोग कई तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी यानी वो बेटा चाहिए जो लोग देखना चाहें। जी हाँ, जो लोग खबर वही। शोभा डे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद कहा था कि आई एम राइटिंग रीडेबल ट्रैश, मैं पठनी कूड़ा लिखती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं ऐसा नहीं दर्शनीय सामग्री पेश करता, मैं दर्शनीय सामग्री पेश करता हूँ, लेकिन दर्शनीय खबरें, जी खबरों को दर्शनीय बना के पेश, बिल्कुल दर्शनीय बना के पेश करता हूँ। जनाब, एक जमाना ऐसा होता था जब आलम आरा फिल्म आई थी। आलम आरा में देखा होगा आपने, हीरो हीरोइन बेचारे कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर उसके बाद वो पेड़ के आगे पीछे घूमने लगे, थोड़े दिन बाद हीरो हीरोइन मोटरसाइकिल पे चलने लगे। उसके बाद अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बन गए, शोले में गब्बर सिंह आ गए। उसके बाद आपने देखा भुइकू महात्रे हिट हुआ, जो कि फिल्म में आया था। बिल्कुल, मुंबई का डॉन कौन। तो समाज में परिवर्तन हुआ है। पहले आपके घर में मोबाइल फोन नहीं होता होगा, पहले एक लैंडलाइन टेलीफोन होता था, और जिसके घर में फोन होता था पूरे मोहल्ले के लोग उसके घर में फोन सुनना आते थे। मुझे को लगता है कि इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए, और वही कोशिश की गई। एसपी सिंह का कितना योगदान रहा, या आपको एसपी सिंह को आप कैसे आंकते हैं पत्रकारिता में? एसपी सिंह एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, और उनकी पत्रकारिता की बड़ी सबसे खास बात यह थी कि वो बैलेंस्ड बातें कहा करते थे, और उनकी जो राय होती थी, उनकी जो विचार होते थे, वो बड़े, चाहे लोग उनको अच्छा कहें या बुरा कहें, अगर कोई चीज उनके नजरिए में गलत है तो वो उसको गलत कहेंगे, कोई चीज उनके नजरिए में सही है तो उसको सही कहेंगे। आज की तारीख में हमारा दर्शक हमसे ये चाहता है कि हम सही बात कहें, स्टैंड ले, चाहे वो उनको पसंद आए या ना पसंद आए। ये एक बहस का विषय हो सकता है, और एसपी से मैंने ये सीखा है कि खबरों में स्टैंड लेने की, खबरों में अपना व्यू लेने की, खबरों में अपना नजरिया लेने की आदमी में कितनी शिद्दत और कितनी क्षमता होनी। सही को सही कहें, सही को सही कहें, झूठ के साथ हैं या तिनके के साथ हैं, आंधी के साथ हैं। सिंपल सिंपल सिंपल, ये रणनीति रही। जी बिल्कुल। जब गणेश जी ने दूध पिया था तब एसपी सिंह ने एक बड़ी खबर दिखाई थी कि मोची का जो वो औजार पाया है वो भी दूध पीते हुए दिखाया था। उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि कुछ लोग नाराज थे, ज्यादातर लोग खुश थे, मेजोरिटी के लोग खुश थे, क्योंकि आखिरकार गणेश जी दूध नहीं पीते हैं। सबको पता है जो दूध जा रहा था वो नाली से गिर के बाहर निकलता जा रहा था। जब हमने इसको देखा, महसूस किया, उनको बताया कि ऐसा हो रहा है, तो एक साइंस का बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है कि अगर आप किसी भी लिक्विड को किसी स्टैंड फॉर्म में इस तरीके से डालेंगे तो वो एक सर्टेन वे को लेकर जाएगा, जिससे वो इंप्रेशन हो रहा था कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। और हमने उसी दूध को पाए को पिलाया था, और उसी दूध को उस पाए ने पिया था जो गणेश जी ने पिया था। तो भगवान के साथ किसी तरह का बैर नहीं है, लेकिन साइंस की हकीकत है जिस सिद्धांत को उस वक्त माना गया था। और वही चैनल पे इतने बड़े शीर्ष पद पे हैं, तो अपराधों की खबरें ऐसे क्यों दिखाई जाती है? सनसनी, रहस्य, रोमांच ग्लैमराइज क्यों किया जाता है? ग्लैमराइज नहीं किया जाता है, बताने का एक तरीका होता है, समझाने का एक तरीका होता है।
जो टेलीविजन की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से अब भारत में आप खून नहीं दिखा सकते हैं, आप लाश नहीं दिखा सकते हैं, आप माइनर को नहीं दिखा सकते हैं। तो ज्यादातर ऐसे मौके पर रिकंस्ट्रक्शन का सहारा लिया जाता है, जिसको कहते हैं नाट्य रूपांतरण, और कभी कभी वो लोगों को नाटकीय लगने लगता है। और मुझे ये लगता है कि उसी नाटक को आप इंटरटेनमेंट चैनल पे देखते हैं। अगर सोनी पे आप क्राइम पेट्रोल दस्तक देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो किसी क्राइम शो का एक इंटरटेनमेंट चैनल पर रूपांतरण है। तो कहने का एक तरीका है, वही उसी को लेकर कभी कभी आलोचना लोग कहते हैं कि बड़े चैनल में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स होती है, इनर पॉलिटिक्स। मुझे नहीं लगता सर, पॉलिटिक्स तो घर में भी होती है। मियाँ बीबी के बीच पॉलिटिक्स होती है, देवर जेठानी के बीच पॉलिटिक्स होती है, सास बहू के बीच पॉलिटिक्स होती है, नौकर और ड्राइवर के बीच पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स तो हिंदुस्तान के रग रग में बसी है। उस पॉलिटिक्स को तो आपको जहां पे भी होंगे झेलना ही पड़ेगा। कभी राजनीति, इतने नेताओं से आपके ताल्लुकात हैं, अच्छे संबंध है, घरेलू संबंध है, कभी चुनाव न लड़ने का ऑफर देंगे आप? मगर मुझे ऑफर देंगे और जिताने की गारंटी देंगे, जरूर लड़ूंगा मैं। आपने नेताओं ऑफर तो किए होंगे पार्टी वालों ने कि राज्यसभा में आ जाइए, लोकसभा का टिकट ले लीजिए? नहीं, आप करेंगे उस दिन मैं जरूर लड़ूंगा। आज के जमाने में जो टीवी मीडिया, उसको आप कहाँ जाता देखते हैं? भारतीय टीवी मीडिया बहुत अच्छी तरह जा रहा है, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि दुनिया के हर हिस्से से मैंने रिपोर्टिंग करी है, लेकिन भारत का मीडिया जितना स्वतंत्र है, जितना निष्पक्ष है, जितना सही को सही कहने की हकीकत रखता है, हाँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि अमेरिका का मीडिया भी ऐसा नहीं करता है। इनफैक्ट अगर बराक ओबामा की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते होंगे तो उनको पता होता है कौन सवाल बोल रहा है, क्या सवाल पूछेगा, और उसका जवाब बाकायदा टेलीप्रॉम्प्टर पर नीचे लगा होता है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हिंदुस्तान में हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं होता। नेताजी से कोई भी सवाल पूछने की लिबर्टी हर पत्रकार को है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा फ्यूचर है। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 15 साल हुए हैं टेलीविजन न्यूज इंडस्ट्री को आए हुए, लगभग 20 साल हुए हैं सैटेलाइट केबल टेलीविजन को आए हुए, लेकिन दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ चैनल्स हम चलाते हैं। तो अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी है। इतनी भाषाओं में चलाते हैं, और इतनी भाषाओं में चलाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भारत विविधताओं का देश है। इंदौर की याद आती? बहुत आती है। कभी इरादा होता है कि रिटायरमेंट के बाद में क्या करूंगा, ऐसा कुछ कि सोचते ही नहीं कभी रिटायर होने? मैंने रिटायरमेंट के बारे में सोचा ही नहीं है। वो अटल जी ने कहा था ना टायर्ड ना रिटायर्ड, तो ना मैं कभी टायर्ड होने के बारे में सोचता हूँ, ना कभी रिटायर्ड होने के बारे में। दीपक जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बातचीत की, दिलचस्प बातें आपने अपनी बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही।